नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव न्यूज का विशेष कार्यक्रम सुनो कहानी और मैं हूं आपके साथ तेजपाल नेगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आज के वर्तमान परिस्थितियों में भी समसामयिक है और हमारे समाज के दोगलेपन से पर्दा उठाती है। कहानी लिखी है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के रहने वाले कहानीकार प्रदीप गुप्ता ने और कहानी का नाम है ऑन ड्यूटी। गुप्ता मैडम जैसे ही 10वीं कक्षा के कमरे से बाहर निकली, मोतीराम चपरासी ने उनसे कहा, मैडम आपको हेडमास्टर साहब ने बुलाया है। सर, मे आई कम इन? यस कम इन, हेडमास्टर दीपराम कौंडल ने कहा। मैडम, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप अपने सीनियर्स के साथ बुरा व्यवहार करें। मैं आपसे यह जान सकता हूं कि पिछले कुछ दिनों से आपका स्कूल के प्रति नकारात्मक रवैया क्यों है? मैडम, जब नौकरी करनी ही है तो बने हुए नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। आप अगर स्कूल के कामों में यूं ही अड़ंगे अड़ाती रहेंगी तो स्कूल का 100% रिजल्ट कैसे आएगा? जानती हो मैडम, मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकता हूं, आपकी ACR भी ख़राब कर सकता हूं। कल उप मुख्य अध्यापिका सरिता धीमान ने आपके बारे में मुझे जो बताया कि आप उनको कोऑपरेट नहीं कर रही हो, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप सरकारी स्कूलों के मापदंडों के अनुरूप कार्य करने में कोताही बरत रही हैं और स्कूल के बच्चों को स्कूल प्रशासन के खिलाफ भड़काकर उनसे हमारी तौहीन करवा रही हैं। और तो और आपने मैडम भारती की बेइज्जती भी की है। मैडम, इस बात का ध्यान रखा करें कि सरकारी नौकरी में पद व वरिष्ठता की बड़ी अहमियत होती है। मैडम गुप्ता, आप OT हो। मैडम सरिता धीमान व भारती कला स्नातक हैं। इस वर्ग के शिक्षक प्रमोशन पाकर कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं और आप इसी पद पर बैठे बैठे रिटायर हो जाओगी। फिर तुम्हारी पढ़ाई का भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बेहतर होगा कि अन्ना हजारे या किरण बेदी के पद चिन्हों पर चलने का जो ख्वाब संजोया है उसे छोड़कर सीधी राह पर आ जाओ। बेकार के पचड़े में पड़कर आप अपना ही अहित करेंगी और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हेडमास्टर कौंडल मैडम निशा गुप्ता को समझाते हुए बोले, सर आई एम सॉरी। मेरे बारे में मैडम सरिता व भारती ने आपको जो कुछ भी बताया है वो सरासर झूठ का पुलिंदा है। असलियत क्या है इस बारे में आप भी जानते हैं, पर चूंकि आपने अभी पद व वरिष्ठता के बारे में कहा तो सर, बेशक हम C&V कैटेगरी के जो बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सरकार ने सामान्य वर्ग को तो नौकरियां और पदोन्नति के मामले में पहले ही जिंदा दफन कर रखा है। तो रही बात संस्कृत शिक्षिका की, तो सर मैंने यह नौकरी अथक मेहनत से प्राप्त की है। वैसे भी जिनको यह ज्ञान है कि संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है, वे इसके महत्व को जानते हैं। सर, पिछली दफ़ा स्कूल की बैठक में यह फैसला हुआ था कि प्रश्न पत्र ऐसी जगह पर सेफ रखे जाएंगे जहां पर परिंदा भी पर न मार सके। परंतु वार्षिक परीक्षा से कुछ दिन पहले जब आप ऑफिशियल कार से स्कूल से बाहर गए थे, तब इन्हीं सीनियर्स मैडमों ने घात लगाकर अपने अपने विषय के प्रश्न पत्रों को चुपके चुपके हल करवा लिया था ताकि सभी बच्चे अच्छे अंक हासिल कर सकें। सर, आप तो जानते ही हैं कि भारती मैडम के पास अधिकांश छात्र ट्यूशन पढ़ते हैं, तभी इन मैडमों की कक्षाओं का परिणाम बहुत अच्छा रहता है। पिछले साल तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकी थी। सर, जिस +2 स्कूल में जहां मैडमों के छात्र परीक्षा देने जाते हैं, वहां भी ऑन ड्यूटी पर तैनात परीक्षक इन छात्रों के अच्छे अंकों की प्राप्ति के लिए हर संभव मदद करते हैं। और सर, स्कूलों में TGT आर्ट्स या TGT साइंस शिक्षकों की ही अप्रोच चलनी है, तो आइंदा से मैं ठीक गलत किसको बताऊंगी? शिक्षक तो शिक्षक होता है, फिर ऐसा भेदभाव क्यों? मैडम गुप्ता यह कहते हुए बिलख पड़ी। नहीं मैडम, यह बात नहीं है। वैसे तो आपको तजुर्बा अधिक है, परंतु मैं भी क्या करूं, मेरी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। मैडम, आप तो जानती हैं, मैडम सरिता धीमान के पति मांगेराम नवपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्राध्यापक हैं और मुझे भी कुछ महीनों बाद पदोन्नति का पायदान चढ़ना है। कल को यही मैडमें
हेडमास्टर की कुर्सी पर विराजमान होंगी, इसलिए मैं तो किसी को भी नाराज ना करके आगे बढ़ने की हसरत पाले हुए हूँ। इसलिए मैडम गुप्ता, वह मैडमें जो कुछ भी कर रही हैं उनको करने दो। परीक्षाओं में ड्यूटी के दौरान जरा भी सख्ती नहीं होनी चाहिए, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा, जिससे स्कूल की शोहरत बढ़ेगी। निशा गुप्ता के अगले 2 पीरियड फ्री थे। उसके कानों में हेडमास्टर द्वारा कहे गए शब्द अभी भी गूंज रहे थे। कितनी सफाई से उन मैडमों को क्लीन चिट देकर उसे ही कसूरवार समझा दिया गया था। वह अंदर तक आहत हो गई थी। निजी स्वार्थ के लिए उन मासूम बच्चों के भविष्य को बलि वेदी पर लटकाने का ये कैसा घिनौना षड्यंत्र रचा जा रहा था। ऐसा सोचते सोचते वह पुरानी यादों में खो गई। उसके पापा ईश्वरचंद व माँ सत्या गुप्ता सपरिवार शिवपुर गांव में रहते थे। उसके पिता एक जमींदार थे। गांव में उनकी अच्छी धाक थी। एक तो पापा उस जमाने के मैट्रिकुलेट थे, जब शिक्षा का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था। शाम को जब पीपल के पेड़ के नीचे गांव के बुजुर्ग लोगों की महफिल जमती तो कोई लोग उनसे सलाह लेने और कुछ लोग उनसे चिट्ठियां लिखवाने या पढ़वाने आते थे। पापा ने 5वीं तो गांव से ही पास की थी तथा उसके बाद उन्होंने शहर में सोनपुर स्कूल में हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी। सोनपुर शहर में उनके दादा रतिराम के दूर के रिश्तेदार रहते थे, जिनके यहाँ पापा 5 साल तक रहे थे। पापा को भी सोनपुर शहर कितना अच्छा लगने लगा था। वहाँ पापा ने देखा था कि लड़कियाँ भी अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांवों से शहर की ओर जाने लगी हैं, जबकि तब गांव वासियों में यह मान्यता थी कि लड़कियाँ तो पराया धन होती हैं, उनको पढ़ा लिखा कर क्या करना, जबकि पुत्र वंश बेल की भांति होता है। उसके लिए सब सुविधाएं जुटाने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। पर पापा ने अपने होने वाले बच्चों को खूब पढ़ाने की मंशा पहले ही पाल ली थी। माँ सत्यवती धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उसके जन्म के बाद माँ के चेहरे पर नूर आ गया था। उसके पैदा होने के 4 साल बाद भैया भुवन आ गया था। माँ बाप ने उन दोनों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एक और जहाँ वो पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि की लड़की थी, तो भैया खेलों में छाया हुआ था। एक दिन पापा ने यूं ही मजाक में कहा था कि बेटा निशा, तुझे डॉक्टर बनना है और उसके लिए तुझे दिन रात एक कर देना है, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त वह इतनी बीमार हो गई थी कि वह MBBS की परीक्षा नहीं दे सकी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और कड़ी मेहनत से OT परीक्षा पास करके शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा। उसे याद है कि जब वह OT की परीक्षा पास करने के बाद समस्तीपुर स्कूल में JBT पद पर लगी थी, माँ बाप की सीख तब भी उसके जेहन में थी कि ईमानदारी और सच्चाई से अपना कर्तव्य निभाओ और अपने अच्छे कामों में लीन रहो। पर उसकी आंखों को यह तनिक भी विश्वास नहीं हुआ कि 4 शिक्षकों का स्टाफ होने के बाद भी हर रोज 2 शिक्षक ड्यूटी से क्यों नदारद रहते हैं। पर अटेंडेंस रजिस्टर में वे ऑन ड्यूटी रहते हैं, जबकि वे अपने निजी कार्यों में लीन रहते हैं। कक्षा में जाना या छात्रों की नोटबुक जांचना तो उनकी आदतों में शुमार था ही नहीं। यह देखकर उसे कितनी कुफ्त होती थी। जिस मकसद को लेकर उसने शिक्षा विभाग में अपना कदम रखा था, वो तो उसके अरमानों को मिट्टी में मिलाता हुआ नजर आ रहा था। फिर वह पदोन्नत होकर अपनी ही OT की पोस्ट पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीदपुर चली गई। स्कूल का माहौल उसे जच गया था। स्कूल का प्रिंसिपल एक रिटायर्ड फौजी था। वह समय का पाबंद था, अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। वह उन शिक्षकों की खाट खड़ी करने में भी हिचक महसूस नहीं करता था जो शिक्षा के पवित्र मंदिर को महज एक धर्मशाला समझते हैं कि जब दिल चाहा तब स्कूल आए, जब जी चाहा स्कूल से 9 तो 11 हो गए, जब जी चाहा स्कूल से 9 तो 11 हो गए। प्रिंसिपल की अनुभवी आंखों को ये गहरी समझ थी कि कौन सा शिक्षक अपने कार्य हार्ट एंड सोल से करते हैं, इसलिए वह हर बैठक में उन शिक्षकों की पीठ भी थपथपाया करते थे। इन पीठ थपथपाने वाले शिक्षकों में वह भी शुमार थी। इन पीठ थपथपाए जाने वाले शिक्षकों में वे भी शुमार थीं। पर जिस दिन प्रिंसिपल साहब किसी वजह से स्कूल नहीं आते, उस दिन उन शिक्षकों की पौबारा हो जाती।
वे उस प्रिंसिपल को पता नहीं किन किन नामों से संबोधित करते। प्रिंसिपल साहब की ट्रांसफ़र के लिए कुछ एक शिक्षकों ने राजनीतिक चाल चली थी, परंतु फौजी प्रिंसिपल के आगे राजनेता भी बौने सिद्ध हुए थे। तब उस स्कूल में उसके 4 वर्ष कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। इसके बाद उसका तबादला परागपुर हाई स्कूल में हो गया, जो उसकी ससुराल से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर था। इस स्कूल में भी वही हाल थे जो प्रथम नियुक्ति के समय उसने वहाँ स्कूल में देखे थे। इस स्कूल में भी वही हाल थे जो प्रथम नियुक्ति के समय उसने वहाँ स्कूल में देखे थे। मैडम प्रोमिला कटवाल स्कूल की प्राध्यापिका थी और उसका परिवार सरकार से सीधे जुड़ा हुआ था। इसलिए वो मैडम लोकल होने के कारण अपनी मनमर्जी करती। वो उन्हीं शिक्षिकाओं को पसंद करती थीं जो मीठी मीठी बातों से दूसरों की चुगली करके उनकी चापलूसी में जुटी रहती, और स्कूल में भी वही सीनियर जूनियर पद वरिष्ठता की बात हावी रहती थी। ये मैडमें गपशप करने व हंसी ठिठोली करने में मशगूल रहती थीं और पढ़ाने की जरा भी फिक्र नहीं करती थीं। हद तो उस दिन हो गई थी जब टाइम टेबल बनाते समय उसके पीरियडों को लगातार लगाकर दर्शाया गया था। तब उसने इस बात का विरोध किया था तो प्राध्यापिका तलख हो उठी थी। वह कहने लगी, अब यह टाइम टेबल अगले सत्र में ही बदला जाएगा। उसका यानी निशा गुप्ता का कसूर यही था कि वह अपने काम से काम रखती और उसने कभी भी किसी का पल्लू पकड़कर चलना नहीं सीखा था। शायद वह समाज के बदलते हालात से समझौता करने में सक्षम नहीं थी, न ही अपना उल्लू सीधा करने वालों की गरज से किसी के साथ चिपक कर उसकी प्रशंसा के किस्से गढ़ती थी। तब कुछ महीनों के बाद मैडम प्रिंसिपल पदोन्नत होकर चली गई थी। तभी मोतीराम चपरासी ऑफिस में आया तो निशा गुप्ता की तंद्रा भंग हुई। मोतीराम कहने लगा, मैडम सर ऑफिशियल कार्य से बाहर गए हैं और वे आपको यह कहकर गए हैं कि आप एसएमसी रजिस्टर कार्यवाही में कुछ पॉइंट लिख दें, और हाँ, सर ने आपको यह भी कहा है कि यदि आपने परसों स्कूल नहीं आना है तो आप बंक मार लें। अटेंडेंस रजिस्टर में आपकी कैजुअल लीव नहीं लगेगी, अपितु आपको ऑन ड्यूटी कर देंगे। यह कहकर मोतीराम चला गया। मैडम निशा गुप्ता मन ही मन ऑफिशियल वर्क शब्द पर खूब हंसी। वह इस बात को भी अच्छी तरह समझ रही थी कि ऑन ड्यूटी कहकर वे शिक्षक समाज का कितना बड़ा अहित कर रहे हैं। ऑन ड्यूटी के नाम पर हेडमास्टर फिर पशुओं का व्यापार करने गया होगा। जमीन खरीदना और पशुओं का व्यापार करना उसका साइड बिजनेस है। क्या मजाल है कि ऐसे व्यापारियों पर महकमे के आला अफसर भी शिकंजा कस सके।